Guys, it's not hidden from anyone that the Hollywood industry is weird, but it wouldn't be wrong to say that the Hollywood music industry is even weirder. Behind all the lamplight live people wearing masks, and जब उनकी असली जिंदगी पब्लिक के सामने अनमास्क होती है, तो पब्लिक के अंदर एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। जो पब्लिक इमेज हम देखते हैं, एडमायर करते हैं और फॉलो करते हैं, क्या वो सिर्फ एक इल्यूजन है? Hi guys, Nikita this side. So today let's look at some horrendous cases from the Hollywood music industry that literally shook the internet. सबसे पहला केस है शॉन पी डिडी कोम्स का। इफ आई वर टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी इस केस से पहले पी डिडी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। इसी केस के थ्रू मुझे पता चला कि वो एक रैपर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन है। इंस्टाग्राम पर भी उसके 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। नवंबर 2023 में डिडी की एक्स गर्लफ्रेंड कैसी वेंट्यूरा ने उसके खिलाफ एक सिविल लॉसूट फाइल किया। कैसी ने अपनी कंप्लेंट में अब्यूज, कोअर्जन और सालों तक कंट्रोल में रखे जाने जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही दोनों पार्टीज ने केस कॉन्फिडेंशियल टर्म्स पर सेटल कर दिया। और एक बात यहाँ क्लियर करना जरूरी है कि इस सेटलमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि एलिगेशंस प्रूव या डिसअप्रूव हो गए थे। ये सिर्फ एक म्यूचुअल सेटलमेंट था। इसके बाद और भी कई लोग सामने आए और उन्होंने डीडी के खिलाफ अलग अलग सिविल लॉसूट्स और सीरियस एलिगेशंस फाइल किए। इन सभी के बीच मार्च 2024 में यूएस फेडरल एजेंट्स ने लॉस एंजलिस और मियामी में डीडी के घर पर रेड्स की। सितंबर 2024 में डीडी को न्यूयॉर्क में अरेस्ट कर लिया गया। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने उसके खिलाफ रैकेटिंग कॉन्स्पिरेसी, सेक्स ट्रैफिकिंग और ट्रांसपोर्टेशन टू इंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए। कोर्ट में डीडी ने इन सभी क्रिमिनल चार्जेस के लिए नॉट गिल्टी प्लीड किया। रेड्स के बाद एक और चीज इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अथॉरिटीज ने डीडी की प्रॉपर्टीज से थाउजेंड्स ऑफ बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल और लुब्रिकेंट सीज किए। ये डिटेल सोशल मीडिया पर मीम्स का टॉपिक बन गई। साथ ही इंटरनेट पर हर तरह के कंट्रोवर्शियल रूमर्स भी फैलने लगे, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने इन आइटम्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बताया। डीडी की लीगल टीम ने प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस को चैलेंज किया और कहा कि उनके क्लाइंट ने कोई क्राइम नहीं किया है। हिज लीगल टीम स्टेटेड कि चाहे डीडी के कुछ पर्सनल किंग्स लोगों को क्वेश्चनेबल लगे, लेकिन उसने कोई क्रिमिनल लॉ वायलेट नहीं किया है। 2025 में ट्रायल के दौरान कैसी वेंट्यूरा और कई दूसरे विटनेसेस ने कोर्ट में कई दिन तक टेस्टिमनी दी और प्रोसिक्यूटर्स ने अपने एविडेंस प्रेजेंट किए। डिफेंस ने हर एलिगेशन को चैलेंज किया और डीडी ने पूरे ट्रायल के दौरान अपनी इनोसेंस मेंटेन की। आखिर में जूरी ने एक मिक्स्ड वर्डिक्ट दिया। डीडी को रैकेटिंग, कॉन्स्पिरेसी और फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे सबसे सीरियस चार्जेस में नॉट गिल्टी पाया गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन टू इंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े 2 फेडरल काउंट्स में उसे गिल्टी करार दिया गया। इसके बाद जज ने डीडी को 50 मंथ्स यानी 4 साल और 2 महीने की फेडरल प्रिजन सेंटेंस सुनाई। साथ ही $500,000 फाइन और प्रिजन से रिलीज होने के बाद 5 साल की सुपरवाइज्ड रिलीज भी दी गई। वर्डिक्ट के बाद इंटरनेट एक बार फिर फ्रेंजी में था। कुछ लोगों को लगा जस्टिस मिला, कुछ लोगों को लगा नहीं मिला, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस पूरे केस ने पी डीडी की इमेज पर एक ऐसा डेंट छोड़ दिया है जो शायद कभी पूरी तरह से रिपेयर ना हो। दूसरा केस है डेविड एंथनी बर्क ए डेविड का। 2025 में टेक्सास, यूएसए में पैदा हुआ। उसने अपनी जर्नी एक फोर्टनाइट कंटेंट क्रिएटर के रूप में शुरू की थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने गेमिंग वीडियोस के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा व्हाई नॉट मेक माय ओन म्यूजिक, और शायद यही डिसीजन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। 2022 में सिर्फ 17 साल की एज में उसने अपना पहला हिट सिंगल रोमांटिक होमिसाइड रिलीज किया। ये गाना टिकटॉक पर इतना वायरल हुआ कि देखते ही देखते बिलबोर्ड हॉट 100 तक पहुंच गया और उसको डार्क रूम डेंटास्कोप रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड डील भी मिल गई। बाद में हियर विद मी जैसे सॉन्ग्स ने उसको जेंजी के फास्टेस्ट राइजिंग म्यूजिक आर्टिस्ट में शामिल कर दिया। डेविड ने कोचेला जैसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म किया और अगस्त 2025 में अपना विदर्ड वर्ल्ड टूर भी लॉन्च कर दिया और यहाँ से स्टोरी में डेविल नॉक करता है।
जब डेविड अपने वर्ल्ड टूर पर बिजी था, तब उसके नाम पर रजिस्टर्ड एक टेस्ला मॉडल वाई काफी हफ्तों से हॉलीवुड हिल्स में अबंडन खड़ी थी। 72 आवर पार्किंग रूल वायलेट करने की वजह से उस गाड़ी को टो करके हॉलीवुड के एक इम्पाउंड लॉट में ले जाया गया। 8 सितंबर 2025 को टोयार्ड वर्कर्स ने गाड़ी से एक अनयूजुअल स्मेल नोटिस की और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब ऑफिसर्स ने टेस्ला की सर्च की तो उन्हें फ्रंट ट्रंक से डिकम्पोज्ड ह्यूमन रिमेन्स मिले, और जिस बात ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया वो ये थी कि उस टेस्ला का रजिस्टर्ड ओनर कोई और नहीं बल्कि डेविड था। कुछ ही घंटों में ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर फैल गई। सोशल मीडिया थ्योरीज और रूमर्स से भर गया, क्योंकि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई थी और दूसरी तरफ डेविड अपना वर्ल्ड टूर कंटिन्यू कर रहा था। 16 सितंबर 2025 को अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि वो रिमेन्स 14 इयर्स की सिलेस्ट रिवर्स हर्नांडेज के थे। And according to circulating reports, it was revealed she was David's girlfriend. इसके बाद डिटेक्टिव्स ने डेविड के हॉलीवुड हिल्स रेजिडेंस की सर्च की। अथॉरिटीज ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डीएनए सैंपल्स, फोन रिकॉर्ड्स, सर्विलेंस फुटेज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक लगभग 7 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, जिसमें डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए। फिर अप्रैल 2026 में एलएपीडी ने डेविड को अरेस्ट कर लिया। प्रोसिक्यूटर्स ने उसके खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर, कंटिन्यूअस सेक्सुअल अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड, अनलॉफुल म्यूटिलेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स और कई दूसरे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए। कोर्ट में डेविड ने इन सभी चार्जेस के लिए नॉट गिल्टी प्लीड किया। फिलहाल उसे बेल नहीं मिली है और वो अभी भी कस्टडी में है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। प्रोसिक्यूटर्स का एलिगेशन है कि डेविड ने ये क्राइम्स किए हैं, जबकि डेविड ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई करते हुए अपनी इनोसेंस मेंटेन कर रहा है। Although David is still 21, but it will be not wrong to say his career is pretty much over. But his previous songs still maintains the hype on internet. अब बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ। ब्रिटनी स्पेयर्स। अब इनका नाम कौन नहीं जानता होगा, वो आज भी एक लिविंग लेजेंड है। ब्रिटनी लेट 1990s और 2000s की सबसे बड़ी पॉप स्टार में से एक रही है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है इनका नाम तो ऑलमोस्ट हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। उनका डेब्यू सिंगल बेबी वन मोर टाइम एक ग्लोबल हिट बना और उन्हें ओवरनाइट इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने मल्टीपल चार्ट टॉपिंग एल्बम्स रिलीज किए और म्यूजिक हिस्ट्री की बेस्ट सेलिंग फीमेल आर्टिस्ट में अपनी जगह बना ली। लेकिन अराउंड 2007 ब्रिटनी की पर्सनल लाइफ कंप्लीटली डाउनहिल जाने लगी। उनका अपने एक्स हस्बैंड केविन के साथ डिवोर्स लेना या फिर अपने दोनों बच्चों की कस्टडी बैटल के लिए फाइट करना, हर चीज मीडिया की हेडलाइन बनी और नॉन स्टॉप पेपराजी अटेंशन उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा था। इसी दौरान उनका इराटिक बिहेवियर पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन गया, चाहे वो अपना हेड शेव करना हो या पेपराजी की कार पर अम्ब्रेला से अटैक करना, हर चीज मीडिया की हेडलाइन बन चुकी थी। जनवरी 2008 में ब्रिटनी को कैलिफोर्निया के इमरजेंसी मेंटल हेल्थ लॉज के अंदर 2 बार साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया। जब ब्रिटनी फरवरी 2008 में भी मेडिकल केयर में थी, तब उनके फादर जेमी स्पेयर्स ने कैलिफोर्निया कोर्ट से एक टेम्पररी कंजर्वेटरशिप की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, क्योंकि उस वक्त कोर्ट का मानना था कि ब्रिटनी अपने पर्सनल और फाइनेंशियल अफेयर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करने की कंडीशन में नहीं थी। लेकिन बाद में उसी साल इस कंजर्वेटरशिप को इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद जेमी स्पेयर्स के पास ब्रिटनी के फाइनेंसेस, एस्टेट और उनकी कई पर्सनल और बिजनेस डिसीजंस पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ गया। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इतना सब होने के बाद भी ब्रिटनी एल्बम्स रिलीज करती रही, वर्ल्ड टूर्स करती रही, टेलीविजन शोज जज करती रही और लास वेगस रेजिडेंसी जैसे सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेस भी देती रही। इसी वजह से फैंस के मन में एक सवाल बार बार आने लगा, अगर ब्रिटनी दुनिया भर में परफॉर्म करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकती है, तो वो फिर अपनी ही जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद क्यों नहीं ले सकती। यही सवाल धीरे धीरे फ्री ब्रिटनी मूवमेंट की वजह बना।
जून 2021 में ब्रिटनी ने पहली बार कोर्ट में खुद अपनी बात रखी। उन्होंने अपने डैड पर एलिगेशंस लगाए कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया गया, उन्हें उनकी परमिशन के खिलाफ मेडिकेशन दी गई, उन्हें अपना आईयूडी रिमूव करने की परमिशन नहीं दी गई, जबकि शी वांटेड टू हैव अनदर चाइल्ड। और उनके हिसाब से ये कंजर्वेटरशिप अब्यूसिव बन चुकी थी। ये सब एलिगेशंस ब्रिटनी ने कोर्ट में खुद रखे थे। जेमी स्पेयर्स ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई किया और किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार किया। सितंबर 2001 में जेमी स्पेयर्स को कंजर्वेटर के पोजीशन से हटा दिया गया और फिर 12 नवंबर 2021 को लगभग 13 साल बाद कोर्ट ने ब्रिटनी की कंजर्वेटरशिप ऑफिशियली टर्मिनेट कर दी और उन्हें दोबारा अपनी लाइफ और फाइनेंसेस पर लीगल कंट्रोल दे दिया गया। पर सोचो, एक ऐसी सिंगर जो वर्ल्ड टूर्स कर रही थी, एल्बम्स रिलीज कर रही थी और मिलियंस कमा रही थी, वही सिंगर कोर्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी के कई बड़े डिसीजंस खुद नहीं ले सकती थी। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने ब्रिटनी स्पीयर्स के केस को म्यूजिक हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक बना दिया। सो गाइस, ये थे हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ ऐसे केसेस जिन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। एक बात तो इन तीनों केसेस से क्लियर हो जाती है, स्टेज पर खड़े होकर गाना गाना और रियल लाइफ में कैसे इंसान होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया, इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंसेस हमें किसी सेलिब्रिटी का सिर्फ वही वर्जन दिखाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जब पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने आती है तो वो पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव ही बदल देती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हॉलीवुड का हर एक आर्टिस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन इतना जरूर है कि फेम, मनी और पॉपुलैरिटी किसी इंसान के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं होते। इसलिए गाइस, अगली बार जब किसी सेलिब्रिटी को ब्लाइंडली आइडलाइज करो तो बस एक बात याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ा इल्यूजन वो इमेज होती है जो हमें दिखाई जाती है। And please, if you like my video, please like, share and subscribe my channel.